ये पाकिस्तान पेनल कोड खान चैप्टर नंबर 18 है और ये ऑन ऑफेंसेस की बात करता है जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, ट्रेड से या प्रॉपर्टी मार्क से। सो ये चैप्टर है, ये कंसिस्ट करता है सेक्शन नंबर 460D से लेकर 477A तक। सो जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें हमने ये सारे सेक्शंस कवर किए हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका जो फोकस है वो रिमेनिंग सेक्शंस के ऊपर है। यानी आज की लेक्चर में हम सेक्शन नंबर 472 से लेकर 477A तक के जो सेक्शंस हैं उनको कवर करेंगे। सो ये जो मिनी चैप्टर है इसको हमने 3 लेक्चर की में कवर किया है। आज का जो लेक्चर है वो हमारा 3rd लेक्चर है। सो जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था इस मिनी चैप्टर का, यानी जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने ये देखा था कि जो सेक्शन नंबर 466 से लेकर 469 तक के जो सेक्शंस हैं उसका जो फोकस था वो इस चीज़ के ऊपर था कि फॉर्जरी को डॉक्यूमेंट्स की इम्पोर्टेंस या इनकिन पर्पस की वजह से एग्रीवेटेड बनाती है। जो प्रीवियस ये लेक्चर है इसको हमने ये कहा था कि एग्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ फॉर्जरी है। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम मेनली ये चीज़ देखेंगे कि लॉ फॉर्जरी के सराउंडिंग कंडक्ट को भी इंडिपेंडेंटली पनिश करती है, इवन बिफोर और अपार्ट फ्रॉम द फाइनल फ्रॉडुलेंट मीन्स। सो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें जो कंसेप्चुअल डिस्टिंक्शन है इम्पॉर्टेंट वो ये हैं कि जो सेक्शन नंबर 472 से लेकर 476 तक जो सेक्शंस हैं उनमें फोकस फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाने या उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के इंस्ट्रूमेंट और पोजीशन के ऊपर है 476 तक। और फिर इसके बाद जो सेक्शन नंबर 477 और 477 और 477 तो जो सेक्शंस हैं उसको जो फोकस है वो जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं या हाई वैल्यू डॉक्यूमेंट्स होते हैं अगर उनको डिस्ट्रॉय या कंसील किए जाएँ तो उसके ऊपर है। और फिर अगर हम सेक्शन नंबर जो 477A है जब उसको हम देखें तो उसका जो फोकस है वो अकाउंट्स को फ्रॉड के लिए मैनिपुलेट करने के ऊपर है। सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन नंबर 472 के। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि जब प्रीवियस लेक्चर है उसमें जो सेक्शन नंबर 467 जिसको हमने कवर किया है और ये सेक्शन में ये बताता है कि कुछ हाई वैल्यू जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे बिल हैं, वेल्यूएबल सिक्योरिटी, अथॉरिटी रिलेटिंग टू वेल्यूएबल सिक्योरिटी एटसेट्रा, अब उनकी जो फॉर्जरी है वो एक बहुत सीरियस ऑफेंस है। और जो सेक्शन नंबर 472 है ये अब उस फॉर्जरी के लिए यूज़ होने वाले काउंटरफीट टूल्स को टारगेट करती है। अगर आपको याद हो तो जो काउंटरफीटिंग का कंसेप्ट है उसके ऊपर हमने एक पूरा मिनी जो चैप्टर्स है उसको कवर किया है। सो अगर आप काउंटरफीट का कंसेप्ट डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो आप उस मिनी चैप्टर्स को ज़रूर देखिए। सो ये चैप्टर नंबर 12 है जो ऑन ऑफेंसेस की बात करते हैं, जो पॉइंट्स और बॉटम स्टेम से रिलेटेड है। सो यहाँ से आप ये जो काउंटरफीटिंग का कंसेप्ट है इसको आप एम्पिरिक समझ सकते हैं। क्योंकि अगर हम ये चैप्टर नंबर 12 है इसका अगर हम सेक्शन नंबर देखें ये बात करता है बोर्नामेंट स्टेम्स कि अगर बोर्नामेंट स्टेम्स को काउंटरफीट किया जाए और सेम यही कंसेप्ट जो है यह बिसान सेक्शन नंबर 472 में भी देखते हैं। और फिर ये बात करते हैं कि अगर आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट है पोजीशन में जिसकी वजह से जो बोर्नामेंट स्टेम्स हैं उनको और बनाया जा सकता है। सो इस वजह से जो लॉ है अब अगेन हम देखते हैं सेक्शन नंबर 457 में ये मेकिंग और सेलिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी क्या है, पनिशेबल है अगर वो किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं टू काउंटरफीट बोर्नामेंट स्टेम्स। और सिमिलरली अगर आपके पास बोर्नामेंट स्टेम्स की पोजीशन है जो काउंटरफीट बोर्नामेंट स्टेम्स है तो वो भी ऑफेंस है। और अगर हम अपने आज के लेक्चर की तरफ आएँ तो इसमें से यही कंसेप्ट्स हैं। ये बात करता है मेकिंग और पोजीशन काउंटरफीट सील की, नॉट ओनली सील, इनके यहाँ पे लिखा हो ना एटसेट्रा। तो इसका मतलब है कि ये कंसेप्ट क्या है, वाइड है, इसमें और भी चीज़ें शामिल हैं। सो ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे ये काउंटरफीटिंग वाला ये वही चैप्टर नंबर 12 वाला कंसेप्ट है, बट इसको क्या किया गया है, इसको लिंक किया दिया है जो फॉर्जरी का अभी जो हम चैप्टर नंबर 18 पढ़ रहे हैं उसके कंटेक्स्ट में। यानी अगर आपके पास काउंटरफीट सीन है जिसको आप बनाते हैं या उसकी सिर्फ पोजीशन भी है, अगर
उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि आप फॉर्जरी कमिट करो तो फिर वो क्या होगा? पनिशेबल अंडर लॉ है। बट पनिशेबल तो तब है अगर फॉर्जरी का जो मकसद है वो जो सेक्शन 467 में हमने देखा था कि उस सेक्शन में अगर वो हो, क्योंकि फॉर्जरी तो देखिए, फॉर्जरी का मतलब ये होता है कि कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना, लेकिन हर एक फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाने के लिए अगर आप कोई काउंटरफीट सील यूज़ कर रहे हैं या अगर आपके पास पोजीशन में है, ठीक है, तो वो पनिशेबल नहीं है। पनिशेबल सिर्फ वो है जो सेक्शन नंबर 467 के अंदर पनिशेबल है। यानी कि हम डॉक्यूमेंट्स को हम देखें तो इसमें सेक्शन नंबर 467 में हमने देखा था ये बिहेवियर सिक्योरिटी और बिल की बात करता है, तो इसको आप डिटेल में देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं। सो अब हम इसका टेक्स्ट देखते हैं। ये कहता है कि हु एवर मेक्स और काउंटरफीट। मेक्स तो ऑब्वियसली यानी कोई शख्स अगर कोई ऐसा सील बनाता है या प्लेट बनाता है या कोई इंस्ट्रूमेंट बनाता है जो फॉर्ज्ड हो, और काउंटरफीट का मतलब ये होता है कि किसी जेन्युइन सील डिवाइस की फेक इमिटेशन से बना रहा हूँ ताकि वो असली जैसा लगे, यानी जाली चीज़ जो होती है, ठीक है, वो जाली नोट भी हो सकती हैं, यानी करेंसी भी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट स्टैम्प भी हो सकता है, वो सील भी हो सकता है, वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो हो सकता है या कंप्लीट भी हो सकती है। यानी यहाँ पे जो टारगेट है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि ऊपर की जो प्रीवियस सेक्शन हमने देखे उसमें जो लॉ का फोकस था वो किस चीज़ के ऊपर था? वो डॉक्यूमेंट्स के साथ फुल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर था। लेकिन इस सेक्शन में अगर हम देखें कि ये फोकस जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने वाला जो टूल है उसके ऊपर है। ओके, सो whoever makes or counterfeit any seal, plate or other instrument for making an impression। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कंसेप्ट यूज हुए हैं, एक सील है, एक प्लेट है और दूसरा क्या है? अदर इंस्ट्रूमेंट्स। तो सील यानी किसी अथॉरिटी पर्सन या इंस्टीट्यूशन की जो ऑफिशियल मोहर होती है उसको सील कहते हैं, और प्लेट यानी ऐसा डिवाइस जिसे किसी डॉक्यूमेंट फॉर इम्प्रेशन या डिज़ाइन रिप्रोड्यूस किया जा सके उसको प्लेट कहते हैं। और जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर मेकिंग एन इम्प्रेशन, इसमें कोई भी ऐसा डिवाइस जो डॉक्यूमेंट पर मार्क, सील या इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। इंक्लूडिंग दैट the seal means the counterfeit seal, plate या instrument है, shall be used for the purpose of committing any perjury which would be punishable under section number 467 of this code। और section number जो 467 है उसको हम प्रीवियस सेक्शन में डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। ओके, सो जो काउंटरफीट सील है, प्लेट है या इंस्ट्रूमेंट है उसका मकसद क्या होना चाहिए? यानी यहाँ पे ये हमें क्या चीज़ बताते हैं? यहाँ पे ये हमें जो क्रिमिनल इंटेंशन है जिसे मिंजरिया कहते हैं वो हमें बता रहे हैं कि यानी सिर्फ किसी रिसर्च के लिए अगर उसको बनाया जा रहा है या किसी और पर्पस के लिए बनाया जा रहा है जिसमें अगर इंटेंशन जो है क्राइम कमिट करना नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर बनाने वाले का या पोजेस करने वाले का जो मकसद है, जो इंटेंशन है वो ये है कि ये यूज़ होंगे किस मकसद के लिए? टू फॉर्ज डॉक्यूमेंट। कौन से डॉक्यूमेंट? हर एक डॉक्यूमेंट नहीं, सिर्फ वो डॉक्यूमेंट जो पनिशेबल अंडर सेक्शन नंबर 467 ऑफ दिस कोड है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक शख्स है, वो क्या करता है कि वो एक जो फेक सील है वो बनाता है। इस सेक्शन के अंडर जो फेक सील बनाना है वो क्या है? वो ऑफेंस है। सिर्फ बनाना ऑफेंस नहीं है, यानी बनाने के लिए उसका जो इंटेंशन है वो भी यूज़ होना चाहिए, यानी क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए। इन्हें फेक सील बनाया और उस फेक सील का जो मकसद है वो ये है कि वो उसको क्या करे? उसको एक विल के ऊपर लगाए जो वसीयत होती है। और अब विल जो है वो एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन पर्टिकुलरली ये जो सेक्शन नंबर 472 है ये हमें कहता है कि इसमें सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो सेक्शन नंबर 467 में हैं। तो हम देखते हैं कि क्या जो बिल है वो सेक्शन 467 में है या नहीं है। तो इसमें अगर आप देखें कि कहते हैं कि whoever files a document it purports to be available security or a win। सो इसमें ऑलरेडी विल शामिल है, तो अगर वो किसी भी लेबर सिक्योरिटी किसी विन के लिए यूज़ हो रहा है तो फिर यहाँ पे एजेंट क्या कर रहा है?
सेक्शन नंबर 472 के अंडर चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे जो विल है वो फौज नहीं है। हो सकता है कि ये जो विल है ये जेन्युइन हो, लेकिन उसके ऊपर जो लगा हुआ सील है, जो स्टैम्प है, जो किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी की है, और ये जो फेक सील है ये गवर्नमेंट अथॉरिटी की जेन्युइन सील जैसी दिखती हो। तो इस वजह से मैंने आपको कहा जो फोकस है वो डॉक्यूमेंट से हट कर किस चीज़ के ऊपर आ जाता है, मेकिंग अ पोजीशन काउंटरफीट सील एक्सेप्ट। अब हो सकता है आपके जहन में ये सवाल हो कि अगर मैं बना लूँ ये जो काउंटरफीट सील्स एक्सेट्रा है, कोई प्लेट है या कोई और इंस्ट्रूमेंट है, और उसको मैं किसी डॉक्यूमेंट्स पे यूज़ ना करूँ जो सेक्शन में 467 में मेंशन है, अगर मैं उनको सिर्फ पजेस करूँ, अपने पास घर में रख लूँ, तो क्या ये भी ऑफेंस है? तो इस सेक्शन के 2 लिम्स है, ठीक है। तो जो दूसरा लिम है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये बात करता है मेकिंग की और साथ साथ पोजीशन की में बात करता है। जो मेकिंग का कंसेप्ट है उसको तो हमने देख लिया कि कैसे अगर उसको बनाया जाए इस इंटेंशन के साथ कि वो 467 वाले डॉक्यूमेंट से ईटर अप्लाई होगा। और दूसरा जो लिम है इस सेक्शन का वो क्या है, वो है पोजीशन। ओके, ये कहता है कि और विद सच इंटेंट केस इन हिज पोजीशन एनी सच सील ब्लेड और अदर इंस्ट्रूमेंट नोइंग द सेम्स टू बी काउंटरफीट शेप। ओके, ये अब क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा वो है काउंटरफीट सील है, प्लेट है या कोई अदर इंस्ट्रूमेंट है, नोइंग द सेम्स टू बी काउंटरफीट, यानी आपके पास ये नॉलेज भी है, अगर आपको पता नहीं है आपके घर में कोई चीज़ है या आपके पोजीशन में आपके पॉकेट में भी ऐसी चीज़ है जो आपको मालूम नहीं है, आप ये समझते हैं कि ये जेन्युइन है, तो फिर तो एक यानी एक वैलिड रीज़न है। कि अगर आपको ये मालूम हो कि जो चीज़ मेरे पास पजेस कर रही है काउंटरफीट सीड्स एटसेट्रा है, वो क्या है, द सीम्स टू बी द काउंटरफीट, वो क्या है, वो जाली है, वो काउंटरफीट है, तो फिर ऐसा जो शख्स होगा सिर्फ उसकी पोजीशंस की बुनियाद पर, अगर इवन वो उनको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अप्लाई ना भी करें, तब भी वो क्या होगा, शेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शेल आल्सो बी लायबल टू फाइन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ पोजीशंस के ऊपर भी या मेकिंग, चलो मेकिंग तो हम एक सेंस बनते हैं कि हम कहते हैं कि ओके इसको क्या किया गया है, यानी डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज किया गया है इसको यूज़ करके, वो एक सेंस बनाती। लेकिन आप देखिए जो पनिशमेंट है ये क्या है, ये सेम है मेकिंग और पोजीशंस के लिए, कितनी सिवियर पनिशमेंट है। और अगर आप चैप्टर नंबर ये जो 12 है उसकी भी जो पनिशमेंट देखें तो उनकी पनिशमेंट भी काफ़ी सिवियर पनिशमेंट है। सो इसमें जो पनिशमेंट्स बताई गई हैं वो क्या है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, यानी ये एक पनिशमेंट हो गई, या इम्प्रिजनमेंट यस, यानी जिस क्योंकि इम्प्रिजनमेंट टू टाइप्स की है, एक इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है तो और एक इम्प्रिजनमेंट होती है, यानी ये तो उम्र के जिसको हम कहते हैं। और ये जो इम्प्रिजनमेंट है ये 2 साल की भी हो सकती है, 10 साल की भी हो सकती है, ठीक है। ये हो गई सेकेंड पनिशमेंट। ओके, और थर्ड जो है ये है फाइन। तो अगर ये पनिशमेंट का कंसेप्ट है तो पनिशमेंट का जो कंसेप्ट है ये पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन नंबर 53 में जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। सो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सेक्शन नंबर 3 है, ये पनिशमेंट की बात करता है। सेक्शन नंबर 53 पाकिस्तान पेनल कोड, इसमें एक लिस्ट ऑफ पनिशमेंट दी गई है जिसमें 3 टाइप के पनिशमेंट्स हैं। और ये सेक्शन नंबर कोड 72 के नीचे पनिशमेंट को चूज़ किया गया है, वो एक है 7 नंबर की इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और एक है 80 नंबर की इम्प्रिजनमेंट। और इम्प्रिजनमेंट जो होती है वो डिस्क्रिप्शन ही होती है, एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है और दूसरी कौन सी होती है, सैम्पल इम्प्रिजनमेंट होती है। और ये जो नेक्स्ट पनिशमेंट है वो आपने फ़ाइन को भी देखा था, और ये फ़ाइन है ये भी सेक्शन नंबर 472 में क्या है, ऑब्लिगेटरी है। और अगर आप इसको यहाँ पे देते हैं सेक्शन नंबर ओके, यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे देखा हुआ है इधर डिस्क्रिप्शंस है, इधर डिस्क्रिप्शंस को आपने जो 1 नंबर की पनिशमेंट है उसमें आपने देख लिया कि इन जो पीनल डिस्क्रिप्शन लिखा होता है तो ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर होता है कि कोर्ट चाहे तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे और चाहे तो वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे। उनकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो 2 डिस्क्रिप्शंस की होती है। ओके, फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर, यहाँ पे लिखा हुआ है मे एक्सटेंड टू 7 ईयर, यानी अगर उसको इम्प्रिजनमेंट को लाइफ नहीं मिली, ये वाला जो 8 नंबर की पनिशमेंट है उसको ये पनिशमेंट जो है वो उसको दी गई है, तो फिर उसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो क्या है, 7 ईयर है।
लेकिन 7 ईयर से कम भी हो सकती हैं, क्योंकि ये केस के इफेक्ट्स और सर्कमस्टांसिस के ऊपर डिपेंड करता है। और जो लास्ट वाली 10th नंबर की जो पनिशमेंट की फाइन, वो क्या है, मैंने आपको बताया कि वो ऑब्लिगेटरी है। ऑब्लिगेटरी क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है एंशियल, यानी यहाँ पे ये नहीं लिखा कि और फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोर्ट उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी देती है तो साथ साथ उसको फाइन पे करना होगा। अगर इम्प्रिजनमेंट देगी है 7 साल की, 2 साल की, 1 साल की, ये चंद महीनों की, तब भी उसको फाइन जो है वो पे करना। सो ये जो सेक्शन है ये हमें क्या बताता है, यानी ये जो सेक्शन है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट सेक्शन नहीं है, ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, सेक्शन नंबर 467 की को। जो सेक्शन नंबर 467 है वो हमें क्या बताता है, वो हाई वैल्यू डॉक्यूमेंट्स की फॉर्जरी की बात कर रहा है। जबकि जो सेक्शन नंबर 472 है ये उस फॉर्जरी के लिए काउंटरफीट सील या जो टूल्स को बनाना है या पोजेस करना है उसको पनिशेबल करार देता है। सो और हम देखते हैं फिक्शन नंबर जो 473 है, जो सेक्शन नंबर 473 है ये 472 का पैरेलल है। ये अगर आपसे हम 472 को समझ चुके हैं तो सेक्शन नंबर 473 को हम सिर्फ एक नेम देंगे। ओके, सो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि 472 में हमने ये देखा कि काउंटरफीट सील का इंटेंडेड यूज़ अगर सेक्शन नंबर जो 467 है अगर उसके कंटेक्स्ट में जो सीरियस डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सीरियस फॉर्जरी है सेक्शन नंबर 467 में उसके कंटेक्स्ट में है। जबकि अगर हम सेक्शन नंबर 473 को देखें तो ये कहता है कि मेकिंग और पोजेसिंग काउंटरफीट सील एक्सेप्शन विद इंटेंट टू कमिट फॉर्जरी पनिशेबल अदरवाइज, यानी 473 में सेक्शन नंबर 467 के अलावा जो चैप्टर नंबर 18 है उसकी किसी और फॉर्जरी के लिए ये सेक्शन यूज़ होता है। ओके, सो हम इसका टेक्स्ट देखते हैं। तो ये कहते हैं कि whoever makes or contributes any scene, plate or other instruments for making an impression, intending that the scene shall be used for the purpose of committing any forgery which would be punishable under any section of this chapter other than section number 467। सो ये जो सेक्शन है इसकी भी 2 लिम्स हैं। इसका सेकंड लिम है वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। इनके ये भी बात करता है मेकिंग और पोजीशन की। तो ये वाला जो फर्स्ट लिम है ये मेकिंग की बात करता है और जो सेकंड लिम है वो पोजीशन की बात करता है। ओके, तो ये जो सेक्शन नंबर 473 है ये हमें ये कह रहा है कि आप इस फर्स्ट लिम को समझने के लिए जो ये है सेक्शन नंबर 467 है उसको क्या करें, उसको एक्सक्लूड कर दें। सो ये बात तो हमें समझ आ गई है कि इस सेक्शन का मकसद क्या है। वो फौज डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नहीं है, बल्कि वो क्या करता है कि वो कोई काउंटरफीट सी या जो इंस्ट्रूमेंट है वो बनाते हैं, यानी कोई टूल बनाता है जिसको वो हो सकता है कि किसी जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है वो लगाएं। डॉक्यूमेंट्स का फौज होना ज़रूरी नहीं है, जो सी है उसका काउंटरफीट होना ज़रूरी है, ठीक है। जिन डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन भी हो सकता है, लेकिन जो इंटेंशन है वो ये होना चाहिए कि उसको वो क्या करे कि फॉर्जरी के का कमिट करने के लिए उसको यूज़ किया ले जाए। सो ये जो फर्स्ट लिंक है इसके एग्जांपल में हमारे पास कौन से डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, कौन से सेक्शंस आ सकते हैं उसके लिए हमें ये प्रेस देखना पड़ेगा। ये टेक्निक विच विल बी पनिशेबल अंडर एनी सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। सो बाकी हमारे पास अगर हम 467 को एक्सक्लूड करें तो कौन से सेक्शंस बनते हैं हमारे पास बचते हैं, तो वो हमारे पास बचते हैं सेक्शन नंबर 4626 को देखें तो उसमें भी हमने डॉक्यूमेंट्स की बात की और तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, यानी वो सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं ये रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट या पब्लिक रजिस्टर्स एक्सेट्रा होते हैं। और इसको अब डिटेल में हम प्रीवियस लेक्चर में हम इसको कवर कर चुके हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी भी आती हैं, ठीक है, और उसके अलावा कोई सर्टिफिकेट्स भी आते हैं, ठीक है। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो वो शामिल होती हैं। सो इसका मतलब है कि जो सेक्शन 473 में जो ऑफेंडर है वो जो सील बनाता है काउंटरफीट, उसको अगर वो सेक्शन नंबर 467 वाले डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई करेगा तो फिर वो 472 के अंडर फाइल नहीं करेगा, उसके ऊपर जो चार्ज लगेगा वो 473 का लगेगा। और सिमिलरली अगर उसके बाद 467 है, 467 तो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है, और उसके बाद 468 हैं, ये बात करते हैं कि अगर भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो चीटिंग के पर्पज़ के लिए जो है वो बनाया गया है। यानी अगर हम सेक्शन नंबर 466 की एग्जांपल देखें इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेक्शन नंबर 473
तो फिर इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक शख्स है ए, वो क्या करता है कि वो एक फेक गवर्नमेंट ऑफिसर की ऑफिशियल स्टैम्प्स बनाने के लिए उस ऑफिसर की काउंटरफीट ऑफिशियल सील्स बनाता है। ठीक है, क्योंकि जो सेक्शन इधर आज का जो लेक्चर है उसका जो फोकस है वो काउंटरफीट इंस्ट्रूमेंट्स की ऊपर है। और उसका इंटेंशन क्या है? उसका इंटेंशन जो है वो 466 वाला न जाएगा, लेकिन यानी फॉर्जरी को कमिट करना। या अगर कुछ शख्स जैसे इसके यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर ऑफ बर्थ, ठीक है, बपटिज़म, मैरिज या बरियल, जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स है अगर ये जेन्युइन है, इसके ऊपर अगर 473 के अंडर अगर कोई एक काउंटरफीट सील लगती है तो फिर वो क्या होगा, वो 473 के अंडर जो है वो हॉल्ट करेगा। और सिमिलरली जो सेक्शन नंबर 478 में जो जिन डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है तो उसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो ए है ये एक सेल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए कोई काउंटरफीट सील बनाता है और उसका इंटेंशन क्या है कि वो उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो यूज़ करे, किस मकसद के लिए, टू चीट बी। ठीक है, तो फिर भी वो किस सेक्शन के अंडर फॉल करेगा, जो सेक्शन नंबर 473 के अंडर फॉल करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोकस है वो क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर है, वो डॉक्यूमेंट के ऊपर नहीं है। और इसमें जैसे कि नंबर से 69 है, अगर किसी की रिपुटेशन को हार्म करने के लिए कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट, कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया जाता है और उस डॉक्यूमेंट यानी वो कोई सर्टिफिकेट भी हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकती है, और अगर उसके ऊपर कोई काउंटरफीट सील या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है अगर वो लगाए जाए तो फिर वो सेक्शन नंबर 473 के अंडर क्या करेगा, फॉल करेगा। और फिर इसको जो सेकंड क्लेम है ये कहता है, ये पोजीशन की बात करता है, ये कहते हैं कि विद सच इंटेंट, यानी कौन सा इंटेंट, टू कमिट फॉर्जरी। ठीक है, अगर उसका इंटेंशन फॉर्जरी है बट उसने यूज़ नहीं किया, सिर्फ जो काउंटरफीट सीन या इंस्ट्रूमेंट है वो उसके पोजीशन में है, वो प्लेट भी हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, यानी उसको ये मालूम होना चाहिए कि मेरे पोजीशन में जो भी चीज़ है वो क्या है, वो काउंटरफीट है। तो फिर ऐसा जो शख्स होगा, जो हु एवर होगा, उसकी जो पनिशमेंट होगी वो इम्प्रिजनमेंट अब इधर डिस्क्रिप्शन होगी, इसको आप समझ चुके हैं, जो एक्सटेंड हो सकती हैं 7 ईयर तक, यानी सेम पनिशमेंट है प्लस उसके साथ साथ फाइन भी है। तो यहाँ पे ये जो इम्प्रिजनमेंट पर लाइफ वाली पनिशमेंट है ये यहाँ पे एक्सक्लूड है सेक्शन 473 में। और वो इस वजह से एक्सक्लूड है क्योंकि अगर आप इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को देखें तो ये एक सिवियर नेचर की पनिशमेंट है, और वो इस वजह से इसमें यहाँ पे दी गई है। जो सेक्शन नंबर 467 के अंडर जो फॉर्जरी है वो क्या है, वो एक सीरियस फॉर्जरी है। सो जितना ऑफेंस सिवियर होगा, सीरियस होगा, उतनी उसकी जो पनिशमेंट है वो भी क्या होगी, वो भी सिवियर होगी। इसलिए क्रिमिनल लॉ का एक प्रिंसिपल है। सो इन दोनों सेक्शंस को अगर आप समझने चाहते हैं ना सादा अल्फाज में, तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि यानी जो डॉक्यूमेंट का टाइप है वो इनडायरेक्टली ये डिटरमिन करता है कि काउंटरफीट सीज का जो ऑफेंस है वो सेक्शन नंबर 472 में फॉल करेगा या 473 में फॉल करेगा। ओके, सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन को। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 474। ये बात करता है हैविंग पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब बात किसकी हो रही है, डॉक्यूमेंट की पोजीशन की हो रही है, तो आप इसको नोट करें। यहाँ किस चीज़ की बात हो रही थी, पोजीशन ऑफ काउंटरफीट सील की बात करेगी। ये कह दें कि हैविंग पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन नंबर 466 और 67, इसको हमने देख भी नहीं है अभी। नोइंग इट टू बी फॉल्स एंड इंटेंडिंग टू लूज इट एज अ जनरल। देखें, एंड एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इस सेक्शन को आपने सेक्शन नंबर जो 471 को हमने देखा था उसके साथ अपने कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि ये बात करता है किसकी, पोजीशन की। यानी यहाँ पे ये कहते हैं कि बी यूज्ड, यानी अभी वो क्या है, वो जो उसकी पोजीशन में डॉक्यूमेंट है, जो फॉर्ज डॉक्यूमेंट है वो उसने अभी यूज़ नहीं किया। अगर हम सेक्शन नंबर 471 को देखें जिसको हमने लेक्चर नंबर 1 में कवर किया था, ये सेक्शन कहता है कि यूजिंग इज जेन्युइन अ फॉर्ज डॉक्यूमेंट। ये आपके पास एक फॉर्ज डॉक्यूमेंट है, उसको क्या करते हो, जेन्युइन के तौर पे उसको आप यूज़ करते हो। उनके अगर इस सेक्शन को हम देखें कि कहते हैं कि whoever prevalently or dishonestly uses
जबकि 474 में हमने एक कौन सा वर्ड देखा, उसमें देखा हुआ है बी यूज, यानी यहाँ पे वो एक्चुअली जो डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स वो इज़ ए जेन्युइन यूज़ हो गया होता है, वो यूज़ हो चुका होता है। जबकि जो सेक्शन नंबर 473 है उसके पास पोजीशन में डॉक्यूमेंट्स होता है, इंटेंशन यूज़ का सेम होता है, फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट, लेकिन वो क्या होता है कि वो उसको यूज़ करना चाहता है। यूज़ करना और यूज़ करने का जो इंटेंशन है ये दो अलग कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। सो जो सेक्शन नंबर कोर्स 73 है और कोर्स 74 है, इसमें अभी जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, वो ओरिजिनल यूज़ नहीं हुआ। सो अब हम इसका टेक्स्ट देखते हैं। इसका टेक्स्ट ये कहता है कि whoever his and his possession, यानी डॉक्यूमेंट्स एक्यूज्ड के पोजीशन और कंट्रोल में क्या होना चाहिए, उसके कंट्रोल में होने चाहिए। यहाँ अभी ज़रूरी नहीं है कि उसने डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली कोर्ट में, बैंक में या किसी और जगह यूज़ भी कर दिया हो, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली उन डॉक्यूमेंट्स की बात की है जो सेक्शन नंबर 467 और 466 की 6 में मेंशन है। इन इसके एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर एक के पास एक फेक कोर्ट दिखी है जो सेक्शन नंबर 466 के अंडर फॉल करती है, उसने अपने पास क्या की है, उसने अपने पास रखी नहीं है और उसका इंटेंशन जो है वो क्या है, वो उसको डिसऑनेस्टली यानी उस फेक डिग्री को एज ए जेन्युइन के तौर पर, यानी फ्यूचर में, वो फ्यूचर मीन्स वो कल भी हो सकता है, वो 1 महीने बाद भी हो सकता है, उसको यूज़ करना, लेकिन अभी उसने यूज़ नहीं की, वो जस्ट उसके पोजीशन में ओनली वो है। सो जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या है, वो अक्यूज्ड के पोजीशन उसकी कंट्रोल में होना चाहिए, राइट। नोइंग द सेम टू फॉर्ज। दूसरी जो चीज़ है वो क्या ज़रूरी है, वो ये ज़रूरी है कि सिर्फ उसके पोजीशन में होना काफ़ी नहीं है। अगर आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट है जो इन 2 सेक्शंस के अंडर फॉल करता है और आपको मालूम ही नहीं है कि ये क्या है, ये फॉर्ज डॉक्यूमेंट है, तो फिर तो आपके ऊपर ये सेक्शन 474 अप्लाई नहीं होगा, राइट। क्योंकि इसके लिए जो नॉलेज है उसका होना भी ज़रूरी है, ठीक है। यानी अप्रोच को नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे पोजीशन में ये डॉक्यूमेंट है वो क्या है, वो फॉर्ज डॉक्यूमेंट है। यानी अगर एक के पास डॉक्यूमेंट है लेकिन उसे पता नहीं है कि वो फॉर्ज है, तो फिर तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। एंड इंटेंडिंग दैट द सेम शिल बी फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली बी यूज्ड इज जेन्युइन, राइट। यानी फ्यूचर में वो उसको यूज़ करने का फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन रखता है। द सेम मीन्स जो उसके पोजीशन में जो डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है शिल, ठीक है, ओके। सो इस पर अगर हम देखें जो फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टी का कंसेप्ट है, इसको हम सेक्शन नंबर जो 471 है इसमें भी टर्म्स यूज़ हुए हैं, तो इसको तब भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। बल्कि इन दो कंसेप्ट्स को हम सेक्शन नंबर 464 में डिस्कस कर चुके हैं, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली, कि ये पाकिस्तान पिनल कोड की जो कुछ सेक्शंस हैं वो ऑलरेडी इन पर डिफाइन कर चुका है। ये हम देख सकते हैं सेक्शन नंबर 24 और 25। सेक्शन 24 डिसऑनेस्टली भी डिफाइन करता है। ये कहता है कि whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person and wrongful loss to another person is said to be a thing dishonestly। अभी जो wrongful gain और wrongful loss का कंसेप्ट है इसको सेक्शन नंबर 23 ने डिफाइन किया है कि wrongful gain क्या है, कि wrongful gain is gained by unlawful means। अगर हम unlawful means यूज़ करते हैं of property to which ओके, अगर आप इस गेन बाय अनलॉफुल यानी अगर आप कोई फ़ायदा जो है वो आप हासिल करते हैं अनलॉफुल मीन्स के ज़रिए से, अ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज़ नॉट लीगली इंटाइटल, यानी जो शख्स अपने लिए फ़ायदा हासिल कर रहा है वो उस प्रॉपर्टी के लिए वो लीगली इंटाइटल नहीं है, तो उसको रॉन्गफुल गेन कहते हैं। और रॉन्गफुल लॉस ये नाजी बात है, इसका अपोजिट कंसेप्ट है कि wrongful loss is the loss of the unlawful means by of property to which the person losing it is legally entitled। लाजमी बात है, अगर आप फ़ायदा हासिल कर रहे हैं किसी चीज़ का जिसके लिए आप एंटाइटल नहीं है और दूसरा शख्स एंटाइटल है, तो उसको क्या हो रहा है, उसको wrongful loss हो रहा है, यानी एक शख्स को wrongful gain हो रहा है, दूसरे का wrongful loss हो रहा है, ठीक है। और अगर हम इस कंसेप्ट को देखें, 25 है, ये प्रोबेबिलिटी की बात करता है। ये कहते हैं कि पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग प्रोबेबिलिटली इफ ही डज द थिंग with intent to defraud but not otherwise। अगर किसी का इंटेंशन किसी को डिफ्रॉड करने का हो, फ्रॉड करने का हो, तो फिर वो क्या समझे जाएगा कि ये फ्रॉडुलेंटली कमिट हुआ है, ओके। और उसके साथ साथ एक और भी कंसेप्ट है जिसको पाकिस्तान पिनल कोड ने डिफ़ाइन किया है, जिसको हम जो प्रीवियस 2 सेक्शंस है उसमें हमने देखा था काउंटरफीट का, तो जो सेक्शन नंबर 28 है ये काउंटरफीट को भी डिफ़ाइन करता है। A person is said to counterfeit who causes one thing to resemble another thing।
यानी अगर आप किसी एक चीज़ की रिजेम्बलेंस के साथ कोई दूसरी चीज़ बनाते हैं और इंटेंशन क्या होने चाहिए उस रिजेम्बलेंस का, टू प्रैक्टिस द डिसेप्शन, किसी को धोखा देना, और नोइंग इट टू बी लाइक दैट डिसेप्शंस विल देयर बाय बी प्रैक्टिस। या अगर आप डायरेक्टली किसी को धोखा नहीं देते लेकिन आपके नॉलेज में ये बात है और जो चीज़ आप रिजेम्बलेंस बना रहे हैं आपको मालूम है कि ये किसी की धोखे की ये इतनी सिमिलर है, इतनी रिजेम्बलेंस है कि कोई और तुम वो इससे धोखा खा सकता है। ठीक है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होनी चाहिए कि वह बिल्कुल हूबहू हो। अगर एक लेमैन जो है उसमें धोखा खा सकता है तो कि होड़ी काउंटरफीट में आ सकता है। सो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जिसको पाकिस्तान पिनल कोड ने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। सो अब हम आते हैं सेक्शन नंबर, जब और आप में सेक्शन है और सेक्शन नंबर 474। ओके, सो अगर उसका इंटेंशन फ्रॉडलेंटली और डिसऑनेस्टली उसको फ्यूचर यूज़ करने का है, शेल if the documents is one of the description mentioned in section 466 of this code be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years। इसको तो आप समझ गए हैं, either description को भी प्लस also be liable to fine। यानी अगर डॉक्यूमेंट की पोजीशन ये पोजीशन उसकी पोजीशन में वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो सेक्शन 467 की कैटेगरी 66 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। 466 में कौन से डॉक्यूमेंट्स फॉल करते हैं? जो कोर्ट रिकॉर्ड से रिलेटेड हैं, पब्लिक रजिस्टर्स हैं। तो इसमें ऑलरेडी हम इसको डिटेल के साथ जो है वो देख चुके हैं। तो अगर इन डॉक्यूमेंट्स की पोजीशन किसी के पास है और उसका इरादा उसको क्या करने का है, उसको डिसऑनेस्टली फ्रॉडलेंटली यूज़ करने का है, तो उसके ऊपर सेक्शन नंबर 474 जो है वो अप्लाई हो सकता है। तो उसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो क्या है, वो 7 ईयर है। उसके साथ साथ वो फाइन के लिए भी लायबल होगा। एंड इसका भी जो सेकंड लिम है ये बात करते हैं, ये रिलेटेड है 477 से, 67 से रिलेटेड, क्योंकि हमने देखा था कि जो सेक्शन नंबर 467 है वो क्या है, वो एक सीरियस फॉर्जरी की बात करता है। तो अब हम देखते हैं जब सिचुएशन सीरियस होती है तो पनिशमेंट भी सीरियस होती है। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या कहता है। इफ़ द डॉक्यूमेंट इज़ वन ऑफ द डिस्क्रिप्शन मेंशन इन सेक्शन नंबर 467 में कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं? 467 में डॉक्यूमेंट्स आते हैं वीडियो एबल सिक्योरिटी बिल एट्सेट्रा। इसको भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, बट ये सीरियस नेचर के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अगर किसी ये जो होम पेवर है उसकी पोजीशन में कि ऐसा डॉक्यूमेंट है, यानी फॉर्ज डॉक्यूमेंट है, जो कहाँ पे फॉल करता है, सेक्शन नंबर 167 की कैटेगरी में फॉल करता है, तो सिर्फ उस डॉक्यूमेंट के पोजीशंस की, यानी उसका जो इंटेंशन होना चाहिए वो ये वाला इंटेंशन होना चाहिए। उस पोजीशन की का जो मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि उसको फ्यूचर में फ्रॉडलेंटली और डिसऑनेस्टली यूज़ करना चाहता है एज ए जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के तौर पे। ठीक है, तो फिर ऐसा जो शख्स होगा उसकी जो पनिशमेंट होगी वो इम्प्रिजनमेंट पर लाइफ होगी, या अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और विद इम्प्रिजनमेंट अब ईदर डिस्क्रिप्शंस होगी, यानी अगर ये वाली नहीं है तो फिर ये वाली होगी जो एक्सटेंड हो सकती है 7 ईयर तक, प्लस उसकी साथ साथ उसके ऊपर जो फाइन है वो भी लग सकता है। सो ये डिपेंड करता है कि कौन सी पनिशमेंट जो है वो अवॉर्ड करती है। लेकिन चूँकि ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, तो इन तीनों में से कोई एक पनिशमेंट जो है वो तीनों में से 2 पनिशमेंट्स अवॉर्ड करेगी, क्योंकि ये जो फाइन है ये तो ऑब्लिगेटरी पनिशमेंट है, राइट। सो इन 2 में से कोर्ट जो है वो फाइन के साथ साथ कोई और पनिशमेंट जो है वो चूज़ करते हैं। तो ये कोर्ट के केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो सीरियस नेचर का डॉक्यूमेंट है तो फिर वो क्या होगा, उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी मिल सकती है, जिससे लॉस भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। यानी अगर वो डॉक्यूमेंट की नेचर ऐसी है कि जिससे जो नुकसान है वो ज़्यादा हो सकता है, तो फिर क्या होगा, उसको इम्प्रिजनमेंट पर लाइफ भी हो सकती है, या उसको जो इम्प्रिजनमेंट है ईदर डिस्क्रिप्शन की वो भी मिल सकती है। यानी अगर हम सेक्शन नंबर 474 को समझें और सिंपल फॉर्मूले के ज़रिए से, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरी है वो तो डॉक्यूमेंट्स की जो पोजीशंस है वो ज़रूरी है। दूसरी जो चीज़ ज़रूरी है कि सिर्फ पोजीशन काफ़ी नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि ये कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, ये फॉल्स है। और जो तीसरी चीज़ है वो क्या है, टू यूज़ इज़ जेन्युइन। जैसे यहाँ पे ये ऑलरेडी जो इसका टाइटल है इसमें ये चीज़ें मेंशन है। नंबर 1 पोजीशन है और ये जो नॉलेज है ये 2 पे आता है, और पे उसके बाद है इंटेंशन टू यूज़ इट इज़ अ जेन्युइन।
यानी अगर इसमें से कि एक भी मिसिंग हो तो फिर ये सेक्शन जो है को अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि हर सेक्शंस के कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जब आपको वो सेक्शन प्रूफ करना होता है तो उसके जो सारे मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको आपको प्रूफ करना होता है। यानी इस सेक्शन के एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक शख्स है ए, तो उसके पास क्या है, एक फेक विल है। अब ये जो फेक विल है ये किस में कॉल करता है, सेक्शन 467 के अंदर जो है वो कॉल करता है। और उसका इरादा ये है, यानी उसको मालूम है कि ये जो विल है ये फॉर्ज्ड है और उसे फ्यूचर इनहेरिटेंस प्रोसीडिंग्स में जेन्युइन विल के तौर पर रिड्यूस करना चाहता है, तो वो क्या होगा 474 के अंदर रिकॉर्ड करेगा। अब ए अगर वही जो फेक विल है वो कोर्ट में एक्चुअली प्रोड्यूस कर देता है एज ए जेन्युइन, तो फिर उसके ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा, सेक्शन नंबर 471।